Good morning everyone, welcome to Ice Pine. This is शिवानी सक्सेना. होप यू आर वेरी वेल. सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 12 के बारे में. और चैप्टर नंबर 12 का नाम है साउंड, दैट्स मीन ध्वनि. आखिर ये होता क्या है, इसको डिटेल्स में हम लोग जानने की पूरी कोशिश करेंगे इसी चैप्टर में. वीडियो को एंड तक देखना है. ओके, सो आपको पता है कि ये जो वर्ड है ध्वनि, ये साउंड, आखिर इसका मतलब क्या होता है. मतलब ध्वनि क्या होता है, एक ऊर्जा का रूप होती है. और ध्वनि का उत्पन्न होना एक तरह से क्या होता है, ऊर्जा का रूपांतरण होता है. ये यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से समझ लेना है. अगर कि ध्वनि का उत्पादन जो होता है वो कहाँ से होता है, कैसे होता है. अगर बोला जाए कि किसी भी वस्तु में जो कंपन होता है, क्या होता है, कंपन होता है, तो कंपन करने के कारण ध्वनि का क्या होता है, उत्पादन होता है. अब वर्ड है यहाँ पे कंपन, तो कंपन क्या होता है, कंपन क्या होता है. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आइए इसको भी जान लेते हैं. कंपन, आखिर कंपन होता क्या है. आपको पता है कि किसी भी वस्तु का तेजी से बार बार इधर उधर गति करना ही कंपन कहलाता है. तो बहुत ही अच्छे से, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत ही अच्छे से आपको नॉलेज होगी. आप वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें. आपको पता है जो ध्वनि होती है ना, वो एक प्रकार से तरंग होती है. अब एक वर्ड आया इसमें तरंग, तो तरंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है तरंग क्या होता है, आइए इसको भी जानते हैं. इसके लिए हमें हेल्प लेनी होगी इमेजिनेशन की. हमने इमेजिनेशन किया कि एक पत्थर का टुकड़ा है. क्या है, एक पत्थर का टुकड़ा, और एक पत्थर के टुकड़े को तालाब की सतह पर ढाल पे अगर डाल दिया जाए, तो जिस स्थान पे पत्थर को टुकड़े को हमने डाला है उसी स्थान पे क्या होगा, हलचल स्टार्ट होने लगती है. और ये हलचल धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है. और उसके बाद से इसी हलचल को क्या बोलते हैं, हम तरंग बोलते हैं. तो ये भी यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ आया कि हम इसे क्या बोलते हैं, तरंग बोलते हैं. अब तरंगों के जो प्रकार होते हैं वो भी काफ़ी होते हैं. मतलब दो प्रकार इसके होते हैं. एक होता है अनुप्रस्थ और एक होता है अनुदैर्ध्य. ये दो प्रकार होते हैं. अगर इसके बारे में हम जाने डिटेल्स में, जैसे कि अनुप्रस्थ जो तरंगें होती हैं वो कैसे होती हैं, तो आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है. और जैसे कि मैंने आपको बताया कि तरंग क्या होता है, ध्वनि क्या होता है, सो ये टॉपिक काफ़ी अच्छे से आपको पता रहना चाहिए. बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक हैं और नॉलेज वाले टॉपिक हैं. सो आपको पता है कि अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है. मतलब किसी भी पानी की जो सतह होती है उस पर एक पत्थर का टुकड़ा डाल दिया जाए तो धीरे धीरे क्या होती है, हलचल होनी शुरू हो जाती है. जैसे कि पानी की सतह पर जो तरंगे होती हैं वो अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं हम उसे. ये यहाँ पे आपको नोट कर लेना है, और चाहे तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं, याद भी रख सकते हैं. लेकिन मेरे अकॉर्डिंग नोट करना ज़्यादा बेटर रहेगा. तब भी आप मेरी क्लास लेते हैं, आप नोटबुक और पेन अपने साथ लेके बैठें. इस प्रकार की सतह पे जो कण होते हैं, ठीक है, जो भी कण हुए वो ऊपर नीचे क्या करने लगते हैं, दोलन करने लगते हैं. दोलन क्या होता है ये तो आप बहुत ही अच्छे से जानते होंगे कि दोलन उस पर वो करने लगते हैं. अगर आपको बताया जाए कि अगर इसमें ये भी होता है कि ये कण दोलन तो करते हैं, वहीं जगह दोलन करते हैं, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ते हैं. और आगे बस क्या करते हैं, हलचल बढ़ती है इनकी. और उसके बाद से ये धीरे धीरे शिखर वाले, ठीक है, ये धीरे धीरे क्या करते हैं, शिखर वाले बिंदु पर उसे जो शिखर वाला जो बिंदु होता है, अब उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं शृंग, क्रेस्ट, ठीक है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं. तो ये यहाँ पे आपको समझ लेना है. और जो निचले वाले जो बिंदु होते हैं उसको हम गर्त बोलते हैं. अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो भी अनुदैर्ध्य तरंगे होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें भी हमें इमेजिनेशन की नीड होगी. कैसे, आइए जानते हैं. इमेजिनेशन करिए कि हमारे पास एक क्या है, एक स्पीकर है. क्या है, हमारे पास एक स्पीकर है. और उसके बाद से हमने क्या करा, हमने उस स्पीकर, जैसे ध्वनि उत्पन्न हो रही है उस स्पीकर में, तब
जो आपका जो भी स्पीकर बजता है तो उसके माध्यम से कण दोलन करने लगते हैं, और दो दोलन की दिशा होती है और जो तरंगों के आगे बढ़ने की दिशा होती है, दोनों एक ही होती है। यहाँ पे ये आपको समझ लेना है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं ध्वनि के संचारण के बारे में। आखिर ये क्या होता है? आपको पता है कि ध्वनि का जो संचारण होता है एक तरीके से निर्वात नहीं हो सकता है, और जो ध्वनि का संचारण है वो किसी माध्यम से, या तो ठोस हो सकता है, ठीक है, ठोस, द्रव, गैस का होना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य होता है। और जो ध्वनि का वेग होता है वो सबसे अधिक ठोसों में होता है, सबसे कम जो होता है वो द्रवों में होता है, और सबसे उससे भी कम गैसों में होता है। अब माध्यम के कण स्वयं को आगे बढ़ने एक तरीके से बढ़ते, लेकिन जो विक्षोभ होता है ना वो आगे बढ़ जाता है, और जो माध्यम के जो कण है वो स्वयं आगे नहीं बढ़ते हैं। ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। अब ध्वनि की जो तरंगे हैं वो माध्यम के कणों से गति के कारण क्या करती हैं? संचरित होती हैं, और इसे ही हम क्या बोलते हैं? यांत्रिक तरंगे एक तरीके से ये कहलाती हैं। आपको ये भी यहाँ पे समझ लेना है कि जो ध्वनि की तरंगे हैं वो अभिलक्षण एक तरीके से काफ़ी होते हैं। अब मैं आपको इसके बारे में बताऊँ तो आप इसके बारे में डीपली जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि जो फर्स्ट पे आपका बहुत सारे मतलब अभिलक्षण है इसके, जैसे तरंग दैर्घ्य है, आवृत्ति है, आवर्तकाल है, वेग है, आयाम है, तारत्व है, और आपका एक और होता है इसका, याद आ गया, प्रबलता। तो ये इसका होता है, और इसको भी हम डिटेल्स में जानेंगे क्या कैसे होता है इसमें। तो आप इसको काफ़ी अच्छे से समझ लेंगे। मैं आपको डिटेल्स में भी इसके बताऊंगी पॉइंट वाइज। तो आप यहाँ पे समझेंगे जैसे कि तरंग आपका आया कि तरंग दैर्घ्य क्या होता है। तो तरंग दैर्घ्य मतलब दो क्रमांक होते हैं, जैसे कि स्पीडनो सी या फिर आपका विलियनो जैसे कि आर के बीच दूरी को तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। और जो तरंग दैर्घ्य का क्या होता है? एसआई मान, जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर होता है, और इसे हम एक तरीके से इस चिन्ह द्वारा भी प्रदर्शित हम इसे कर सकते हैं। ठीक, तो इस चिन्ह द्वारा हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, इसे लैम्डा बोलते हैं। और आपको ये भी जान लेना है यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया आवृत्ति, तो आवृत्ति में क्या होता है कि प्रति इकाई होती है। अब इकाई के समय जो माध्यम के कणों द्वारा एक तरीके का क्या करा जाता है, उसको एक तरीके से संपादित किया जाता है, और दोलनों की जो कुल संख्या होती है वो उसे आवृत्ति कहा जाता है। इसे हम प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि v, या फिर हम एन यू से भी इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। और इसको अगर बोला जाए आपका, और इसका जो एसआई मात्रक होता है वो H2 होता है, ठीक है, आवृत्ति का। ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। इसे डिटेल्स में हम इसीलिए जान रहे हैं क्योंकि फिर हमारे मन में क्वेश्चन पुटअप होगा कि ये आवृत्ति क्या होता है, तरंग दैर्घ्य क्या होता है, तो और जो भी आवर्तकाल वगैरह है ये क्या होते हैं। हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, इससे हम कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर बोला जाए, थोड़ा मैंने आपको बताया था आवृत्ति काल, तो आवृत्ति काल पता है आपको आवृत्ति काल क्या होता है? आवृत्ति काल क्या होता है? आइए, जो टाइम पीरियड होता है, मतलब एक संपूर्ण दोलन में लिया गया समय को हम आवर्तकाल कहा जाता है, और इसे टी द्वारा सूचित किया जाता है, और इसका जो एसआई मात्रक होता है वो सेकंड होता है। आवर्तकाल और आवृत्ति के संबंध की अगर हम बात करें तो इसका संबंध कैसे होगा, जैसे कि जस्ट मिनट, ये हो गया आपका आवृत्ति, ठीक, और आवृत्ति इज इक्वल टू 1 आप आवर्तकाल, और इसको v से प्रदर्शित करते हैं, मैंने आपको बताया था, तो v इज इक्वल टू 1/t। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब हम चलते हैं नीचे की ओर, जानेंगे ध्वनि की चाल के बारे में। ध्वनि की चाल क्या होती है? आपको पता है ध्वनि की चाल जो होती है ना वो विभिन्न माध्यमों से भिन्न भिन्न होती है, जैसे कि ठोस में, द्रव में, गैसों में। तो काफ़ी तरीके से होती है कि ठोस में, द्रव में जो भी चाल होती है। यार ये क्या हो रहा है? ठोस में, द्रव में क्या होता है कि विभिन्न तरीके की चाल होती हैं। जैसे कि आपका बोला जाए 22 डिग्री अगर सेल्सियस है तापमान, तो तापमान पे वायु में ध्वनि की चाल लगभग आपका कितना होगी आपको पता है?
344। ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे आयाम की, तो आयाम क्या होता है, आयाम के बारे में भी जान लेते हैं। तो आयाम मतलब माध्यम की जो कण होता है, कण की जो मूल स्थिति में किसी एक तरीके से किसी एक जो भी अधिकतम विक्षोभ, ठीक है, विक्षोभ को तरंग का आयाम बोलता है। मैंने आपको बताया था ना कि जो चाल है, जैसे कि आपका कि विक्षोभ आगे बढ़ रहा है और जो भी चाल वगैरह है वो आगे नहीं बढ़ रही है। मैंने अभी आपको कुछ देर पहले पीछे बताया था। आपको बताया कि इसे हम ए अक्षर से सूचित करते हैं। अगर हम लोग बात करें तारत्व की, तो तारत्व क्या होता है, ठीक है, क्या होता है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। आपको पता है किसी ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने से ध्वनि का जो तारत्व है वो आवृत्ति से कम से कम तारत्व की भी कम ही होती है, ठीक है। कम होने से क्या होता है, तारत्व भी क्या होगा, उसका कम ही होगा। अगर हम लोग बात करें प्रबलता और तीव्रता की, ठीक है, लास्ट यही तो था, प्रबलता और तीव्रता। तो आपका जो भी प्रबलता है, तीव्रता है, उसके बारे में बात करें तो बताया जाए आपको कि जो आयाम है, आयाम अधिक होने की जो ध्वनि प्रबलता क्या होती है, अधिक होती है। प्रबल ध्वनि अधिक दूर तक जा सकती है क्योंकि उसमें अधिक एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है। अगर बात करें यहीं पे तीव्रता की, तो क्या होता है, जस्ट मिनट, आपको पता है कि जो तीव्रता है, कई क्षेत्र जो भी आपका क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि को, जो भी अगर बोला जाए इकाई क्षेत्रफल से 1 सेकंड में जो गुजरने वाली ध्वनि है, वो ऊर्जा को, जो एनर्जी होती है उसकी, उसे हम लोग तीव्रता का बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्वनि की तीव्रता बोलते हैं। ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। प्रबलता कानों को संवेदन, एक तरीके से संवेदनशीलता की माप होती है। ये भी यहाँ पे आपको नोट कर लेना है। अब हम बात करें यहाँ पे ध्वनि बूम के बारे में। आखिर ये क्या होता है, आपको पता है कि जब कोई वस्तु ध्वनि की चाल से अधिक होती है, अब अधिक तो हो गई, अधिक होते उसने गति भी करी और उसकी जो चाल है, चाल को पराध्वनिक चाल कहा जाता है। ये यहाँ पर आपको समझ लेना है, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब पैराध्वनिक जैसे कि वायुयान से बहुत तेज और तीव्र ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ध्वनि बूम बोलते हैं। ये यहाँ पे आपको समझ लेना है काफ़ी अच्छे से। और कोई भी डाउट रहता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर ही सकते हैं। आपको पता है कि ध्वनि का परावर्तन, जो भी परिवर्तन होता है वो कैसे होता है, इसके बारे में भी और थोड़ा जान लेते हैं। चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं हम इसी बुक में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आप काफ़ी इजीली आप इसको समझ भी जाएंगे। आपको पता है कि एक विचार है और सॉरी हाँ, हम यहाँ पे लेते हैं एक दीवार है और उस पर ध्वनि की जो तरंगे हैं वो आ सकती हैं, मतलब आके टकराती हैं और जो भी ध्वनि को उस तरीके से, जो आपका आपतित ध्वनि कहा जाता है, और आने के बाद जो टकराकर वापस पीछे की ओर हो जाती हैं उसे परावर्तित ध्वनि कहा जाता है। आइए मैं आपको इसे विद एग्जांपल बताती हूँ। ये क्या हुआ, ये हो गई आपकी दीवार। अब जो किरणें ही, ध्वनि की जो तरंगें ही वो आई, आते आते यहाँ से टकराई दीवार से। अब यहाँ से इसी दिशा, दूसरी दिशा की ओर वो वापस चली गई। तो इसे हम क्या बोलते हैं, आने वाली जो ध्वनि की किरणें होती हैं उसे हम आपतित ध्वनि बोलते हैं, और जो जाने वाली किरणें होती हैं उसे हम परावर्तित ध्वनि बोलते हैं। और ये क्या है, ये आपका सतह है। क्या है, सतह दीवार की। अब ध्वनि तरंग प्रकाश तरंग जैसे ही किसी भी अवरोध, जो भी अवरोध है, अवरोध से जाकर टकराती हैं और वापस पीछे मुड़ जाती हैं। ये यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। और इसके कुछ नियम भी होते हैं। अगर आपको मैं उस नियम के बारे में बताऊं तो आप काफ़ी अच्छे से समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। आपको पता है इसके जो नियम होते हैं, जैसे कि जो प्रकाश है, प्रकाश के परावर्तन का नियम होता है और वही ध्वनि के परावर्तन का नियम भी होता है। कैसे, आइए जानते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण
क्या करते हैं, आपस में बराबर होते हैं। और जो अभिलंब है, अभिलंब तथा जो भी आपतित ध्वनि की दिशा, परावर्तित ध्वनि की दिशा में तीनों एक ही तल में होती हैं। समझ रहे ना बात को, ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें प्रतिध्वनि के बारे में, तो प्रतिध्वनि के बारे में आप समझ पाएंगी कि कोई भी जो आवाज़ है जब शोर से निकलती है तो वह जाकर सीधे अवरोध से टकराती है और पुनः आती है। इसी गूंज को हम प्रतिध्वनि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी गूंज को हम प्रतिध्वनि बोलते हैं। और जो हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की जो एक तरीके से संवेदना लगभग आपका 0.1 सेकंड तक बनी रहती है। कितने तक बनी रहती है? 0.1 सेकंड। ये आपको यहाँ पे समझ लेना है। अब हम जानेंगे यहाँ पे अनुरण के बारे में, आखिर ये क्या होता है। आपको पता है कि जो सिनेमा हॉल होता है, ठीक है, तो जो सभा भवन होता है तो उसकी दीवारें, जो छत होती है, वो ध्वनि के एक तरीके से अवशीषक पदार्थ लगे होते हैं वहाँ पे, ताकि ध्वनि का परावर्तन न हो सके। ध्वनि का जो परावर्तन ही अनुकरण परावर्तन कहलाता है। ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। अगर हम यहाँ पे बात करें नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, तो जैसे श्रव्यता का परिसर है, तो इसको हम कैसे करेंगे। आपको पता है ध्वनि मतलब, अगर ध्वनि, ये आप ऊपर समझ लीजिए ध्वनि है, ठीक है, और इसको हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट हो गया 20 हर्ट्ज से भी कम। अब ये हो गया 20 आपका 20 हर्ट्ज से और 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, मैं लिख ही देती हूँ 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। यहाँ पे स्पेस नहीं है थोड़ा, और उसके बाद से आता है आपका कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक। तो किस तरीके से, जैसे कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला फर्स्ट वाला 20 हर्ट्ज से कम, तो हम इसे अवश्रव्य ध्वनि बोलते हैं। और जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है, उसे हम लोग श्रव्य ध्वनि बोलते हैं। जो 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक है, उसे हम पराश्रव्य ध्वनि बोलते हैं। ये यहाँ पे आपको समझ लेना है काफ़ी अच्छे से। होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में इजीली क्लियर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है जो सोनार होता है, ठीक है, एक ये सोनार क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ इसके बारे में। ये एक डिवाइस होती है। अब एक डिवाइस जो समुद्री जहाज या फिर जो भी आपका एक पनडुब्बी होती है, तो उसमें इसको लगाया जाता है। पनडुब्बी क्या होती है, जल्दी ही इसके ऊपर मैं कोई टॉपिक लेके आऊँगी, उसी में पनडुब्बी नाम आएगा जो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। आपको पता है कि इसे लगाकर मतलब जाना जा सकता है एक तरीके से, कि इसे पता लगाया जा सकता है कि अवरोध जहाज से कितनी दूर है, जिससे कि जहाज को उस अवरोध से टकराने से बचा सकें। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि सोनार की फुल फॉर्म क्या होती है, आपको पता है कि सोनार की फुल फॉर्म क्या होती है। सो का मतलब होता है साउंड, और एन का मतलब होता है नेविगेशन, और ए का मतलब होता है एंड, और आर का मतलब होता है रेनिंग, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप समझ सकते हैं, साउंड, नेविगेशन एंड रेनिंग। होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा साउंड के बारे में। और ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नाव है, जहाज है, पानी की सतह, तो आप इसको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर था और काफ़ी अच्छे से आप लोगों ने समझा। कोई भी डाउट रहते तो आप उसे कमेंट बॉक्स में इजीली क्लियर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।